हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देखो एग्रोनॉमी के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। क्रॉप प्रोडक्शन में अपन ने पिछले लेसन के अंदर बात की थी। क्रॉप प्रोडक्शन के अपन तीन टॉपिक पढ़ चुके थे। देखिए, एक पहला पढ़ा था धान, दूसरा पढ़ा था मक्का और तीसरा आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, ज्वार। तो ये दो क्रॉप अपन पढ़ चुके थे। आज अपन जिस क्रॉप की बात करेंगे वो है बच्चों ज्वार। कौन सी है? ज्वार की यदि बात करें तो देखिए बच्चों, ज्वार को इंग्लिश में कहते हैं सोरगम। क्या कहते हैं? सोरगम। ठीक है ना, ज्वार को सोरगम कहते हैं। इसके वानस्पतिक नाम की यदि बात की जाए तो सोरगम बाइकोलर। क्या है वानस्पतिक नाम? सोरगम बाइकोलर। वही ग्रेमिनी कुल की यदि बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी। मैंने बताया था बच्चों, जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती है उनका जो कुल होता है वो कौन सा होता है? ग्रेमिनी या पोएसी। उसके पश्चात इसके ओरिजिन प्लेस की या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है वो किसको माना जाता है बच्चों? अफ्रीका को। किसको माना जाता है? अफ्रीका को। और या एबिसिनिया को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। आप अफ्रीका जरूर याद रख लेना। ज्वार का उत्पत्ति स्थान कौन सा है बच्चों? अफ्रीका। उसके बाद यदि बात की जाए उपनामों की तो ज्वार को क्या कहते हैं बच्चों? मोटे अनाजों का राजा। क्या कहते हैं? मोटे अनाजों का राजा। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। दूसरी बात यदि करें तो ज्वार को कैमल क्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, कैमल क्रॉप के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बच्चों? ज्वार को। कैमल क्रॉप के नाम से किसको जाना जाता है? ज्वार को, क्योंकि इसको पानी की कम आवश्यकता होती है और ग्रोथ भी इसकी तेजी से होती है। ठीक है ना, गर्म जलवायु में ये आसानी से सर्वाइव कर जाती है, आसानी से अपनी वृद्धि कर लेती है, जिसके कारण इसको कोमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद HCN या धुरिन क्या है? देखिए बच्चों, जब देखो ज्वार की कच्ची पत्तियां ज्वार की कच्ची पत्तियों में HCN या गुरिन नामक तत्व का निर्माण होता है। और ये कैसी होती है बच्चों? जहरीली। कैसी होती है? जहरीली। HCN या गुरिन कैसा रहता है? जहरीली। जहरीला होने के कारण जो ज्वार रहती है उसको कभी भी कच्ची पत्तियों को या कच्ची अवस्था पर इसको कभी भी पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में कौन सा? HCN या गुरिन नामक तत्व बनता है जो पशुओं के लिए जहरीला होता है। इसलिए कभी भी पशुओं को कच्ची ज्वार को नहीं खिलाया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, जलवायु की यदि बात करें तो गर्म जलवायु की फसल है। इसके लिए कौन सी जलवायु? गर्म जलवायु। गर्म जलवायु इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त रहती है। दूसरी बात यदि करें तो इसकी वृद्धि हेतु जो उचित टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इसकी वृद्धि हेतु उपयुक्त माना जाता है। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, बॉटनिकल नेम सोरगम बाइकोलर है। फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका है। मोटे अनाजों का क्या कहते हैं इसको बच्चों? राजा। क्या कहते हैं? राजा। देखो, राजा रानी में से कई बार क्वेश्चन आते हैं जेट वगैरह में अपने। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अनाजों का राजा अनाजों का राजा किसको कहेंगे? धान को। किसको कहेंगे? धान को। चारे वाली फसलों का राजा अनाजों की रानी तो कई बार ये जो उपनाम होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन जेट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रख लेना बच्चों। इसको मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। ज्वार को कैमल क्रॉप के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें HCN या धुरिन ज्वार की कच्ची पत्तियों के अंदर निर्मित होने वाला रसायन होता है जो कैसा होता है बच्चों? जहरीला। कैसा होता है? जहरीला। जहरीला होने के कारण ज्वार को कभी भी कच्ची अवस्था पर पशुओं को नहीं खिलाया जाता है। जलवायु की यदि बात करें
तो गर्म जलवायु की फसल है और इसकी वृद्धि हेतु 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट, जलवायु के बाद यदि बात की जाए तो मृदा, किसकी बात करेंगे बच्चों? मृदा। वही मृदा की यदि बात करें तो अच्छे जल निकास वाले बलुई दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली जो बलुई दोमट मृदा रहती है वो इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो नेक्स्ट यदि टॉपिक की बात करें अपन, हाँ जी बच्चों देखिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है मृदा की यदि बात करें, ज्वार के लिए मृदा की यदि बात करें तो अच्छे जल निकास वाली कौन सी मृदा? बलुई दोमट मृदा। बलुई जो दोमट मृदा रहती है वो इसकी उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए। दूसरी बात यदि की जाए पीएच मान की, तो 6.5 से 7.5 के मध्य उस मृदा का पीएच मान होना चाहिए। तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए बच्चों? 6.5 से 7.5 के मध्य। उसके बाद यदि बात करें खेत की तैयारी की यदि बात करें तो देखो, खेत की तैयारी के अंदर क्या करते हैं बच्चों? 2 से 3 जुताई करते हैं हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा 2 से 3 जुताई कर दी जाती है। 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा करने के पश्चात जो खेत रहता है उसके अंदर अंत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है और खेत क्या हो जाता है? तैयार। क्या हो जाता है बच्चों? तैयार। 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा करके अंत में पाटा लगा करके खेत को समतल कर लिया जाता है और खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद उन्नतशील किस्मों की यदि बात करें, इंप्रूव्ड वैरायटी की यदि बात करें तो सबसे पहली बात यदि मैं करना चाहूं तो देखिए बच्चों, प्रथम संकर किस्म ज्वार की प्रथम संकर किस्म जो है वो है बच्चों CSH1 इसकी प्रथम संकर किस्म है बच्चों, ध्यान रख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए उन्नतशील किस्मों की यदि बात की जाए तो CSH5, CSH14, SPB 245, SPB 96, SPB 346, CSB 13, प्रताप ज्वार 1430 आदि। तो ये उन्नतशील किस्म है, लेकिन प्रथम संकर किस्म कौन सी है बच्चों? CSH फर्स्ट। कौन सी है? CSH फर्स्ट। ध्यान रख लेना बच्चों, जो फर्स्ट वेराइटीज होती है, संकर किस्में होती है, वो कई बार पूछ ली जाती है। तो ध्यान रख लेना, प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH फर्स्ट। उसके बाद यदि बात करें ज्वार की जो खेती की जाती है बच्चों, वो 2 पर्पज से की जाती है। 2 पर्पज क्या क्या हो सकते हैं? एक तो करते हैं बच्चों चारे के लिए। किसके लिए? चारे के लिए। एक इसकी खेती करते हैं दाने के लिए। किसके लिए करते हैं? दाने के लिए। तो देखो चारे के लिए यदि इसकी खेती कर रहे हैं तो बीज दर अधिक रखी जाती है। बीज दर क्या रखी जाती है? अधिक, और अनेक बार उसकी कटाई की जाती है। जबकि दाने के लिए यदि खेती की जाती है तो उसकी केवल एक बार ही कटाई की जाती है। जब वो पक करके उसके अंदर दाना बन जाता है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, तब उसकी कटाई कर लेते हैं। तो इसकी खेती के 2 पर्पज होते हैं बच्चों, एक तो दाने के लिए और एक चारे के लिए, ठीक है ना। दोनों पर्पज के आधार पर की जाती है। तो उसी आधार पर देखो बहु कटाई वाली किस्में, ऐसी किस्में जो चारे के लिए बोई जाती है, उनको एक से अनेक बार बोया जाता है, तो वो कहलाती है बच्चों बहु कटाई वाली किस्में। क्या कहलाएगी? बहु कटाई वाली किस्में। तो कौन कौन सी है देखिए, मीठी सुडान, MP चरी, ज्वार चरी 69 आदि। तो ये बहु कटाई वाली किस्में हैं। एक कटाई वाली किस्म जिसकी केवल एक बार कटाई की जाती है वो है CSB 15, CSB 20, राजस्थान चरी फर्स्ट। इंपॉर्टेंट वेराइटी, ध्यान रख लेना बच्चों, राजस्थान चरी फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। उसके बाद यदि बात करें बीज दर, सीड रेट की यदि बात की जाए तो बच्चों पहले ही मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक तो की जाती है इसकी खेती चारे के लिए, एक की जाती है दाने के लिए। ध्यान रख लेना बच्चों, दाने के लिए जो खेती की जाती है उसके अंदर बीज दर कम रखी जाती है, जबकि जो चारा है उसके लिए बीज दर ज्यादा रखी जाती है। तो देखिए अनाज, यदि इसकी खेती ग्रेन्स के पर्पज से की जाए, दानों के लिए, किसके लिए?
दानों के लिए। दानों के लिए यदि इसकी खेती की जाए तो जो बीज दर है वो रखी जाएगी 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर हेतु 9 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। उसके बाद यदि बात करें इसकी खेती यदि चारे और दाने दोनों के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो इसकी बीज दर रखेंगे 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद बहु कटाई चारे के लिए, यदि एक से अधिक बार आप कटाई करना चाहते हो ज्वार की, ठीक है ना, चारे के लिए, फोडर के लिए में आप पशुओं के लिए एक से अनेक बार यदि कटाई करना चाहते हो तो उसके लिए बीज दर रखी जाती है कितनी, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, ध्यान रख लेनी है आपको, ये चारे के लिए जरूर ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट की यदि बात करें, सीड ट्रीटमेंट की यदि बात की जाए, बीज उपचार की यदि बात की जाए तो ज्वार के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले बीज ले लिया जाता है। बीज लेने के पश्चात जो बीज रहता है उसको थायरम या इसकी जगह आप कैप्टॉन भी ले सकते हो, थायरम या कैप्टोन या बाविस्टिन, कोई सा भी कवकनाशी रसायन ले सकते हो आप। ठीक है, इन कवकनाशी रसायन ले ली जाती है, इनकी मात्रा लेते हैं बच्चों 2.5 से 3 ग्राम। कितनी लेते हैं, 2.5 से 3 ग्राम मात्रा लेते हैं और उसके द्वारा 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर दिया जाता है। उसके पश्चात देखो, कवकनाशी रसायन के द्वारा आपने उपचारित कर दिया, कवकनाशी रसायन के द्वारा उपचारित करने के पश्चात उसको एजोस्पिरिलम जो जीवाणु होता है उसके द्वारा भी उपचारित कर दिया जाता है। ठीक है ना, एजोस्पिरिलम जीवाणु कल्चर होता है, इसके द्वारा बुआई से पहले उसको उपचारित कर दिया जाता है, जिससे उसकी अंकुरण क्षमता आदि बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो पहले बच्चों थायरम या कैप्टोन या बाविस्टिन नामक कवकनाशी रसायन की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा लेते हैं, उसके द्वारा भी इसको उपचारित कर दिया जाता है। उसके पश्चात बुआई से पहले एजोस्पिरिलम जीवाणु कल्चर के द्वारा इसके बीजों को उपचारित कर दिया जाता है। उसके बाद बुआई के समय की यदि बात करें, सोइंग टाइम की यदि बात करें तो बच्चों ध्यान रख लेना, जून के अंत तक इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। जून अंत, लास्ट जो जून रहता है वो इसकी बुआई के लिए उपयुक्त रहता है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की उपलब्धता होती है, सिंचाई जहां पर उपलब्ध रहती है, तो सिंचाई जहां पर उपलब्ध रहती है वहां पर इसकी बुआई कब कर सकते हैं बच्चों, मार्च में। कब कर सकते हैं, मार्च के अंदर। वैसे इसकी बुआई का समय है वो जून लास्ट उपयुक्त माना जाता है, लेकिन यदि सिंचाई उपलब्ध है तो इसकी बुआई मार्च के अंदर की जा सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यदि बात करें बुआई की विधि, तो बच्चों देखो इसकी जो बुआई की जाती है तो बुआई दोनों प्रकार से की जा सकती है। एक तो छिड़कवा विधि के द्वारा भी आप कर सकते हो और कतारों में भी बुआई आप कर सकते हो। तो बुआई की विधि की यदि बात की जाए तो देखो इसकी बुआई के लिए, कतारों में बुआई करने के लिए कतार से कतार की दूरी, देखो बच्चों मैंने कल बताया भी था आपको, ये कोई फील्ड है, ठीक है, तो ये एक कतार से दूसरी कतार की क्या हो गई, दूरी। तो एक कतार से दूसरी कतार की जो दूरी रखी जाती है वो 45 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं बच्चों, 45 सेंटीमीटर। तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, 15 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं बच्चों, 15 सेंटीमीटर। चारे के लिए यदि इसकी खेती की जाए तो चारे के लिए पौधे से पौधे की दूरी, जो कतार से कतार की दूरी है वो चेंज कर देते हैं, 25 से 30 कर दी जाती है। कतार से कतार की दूरी कितनी हो जाती है, 25 से 30। जबकि दानों के लिए कितनी रहती है, 45 सेंटीमीटर। कितनी रहती है, 45 सेंटीमीटर। चारे के लिए कितनी रहती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। पौधे की दूरी दोनों में ही सेम रहती है, बस कतार से कतार की दूरी परिवर्तित कर दी जाती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वैरायटी और है बच्चों, ध्यान रख लेना, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों हेतु ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो ध्यान रख लेना बच्चों, CSH9 ये जो वैरायटी है वो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके है सिंचाई। कौन सा है बच्चों, सिंचाई। हाँ बच्चों देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की यदि बात करें तो FYM गोबर की जो खाद रहती है
गोबर की खाद डाली जाती है बच्चों 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितनी डाली जाती है? 15 से 20 टन। उसके बाद नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन की जो प्रति हेक्टेयर मात्रा डाली जाती है वो डाली जाती है बच्चों 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी डालते हैं? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की यदि बात करें तो फास्फोरस की जो मात्रा डाली जाती है वो डाली जाती है बच्चों 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी डालते हैं? 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद पोटेशियम की यदि बात की जाए तो लगभग 30 किलोग्राम जो मात्रा है पोटेशियम की वो प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है बच्चों सिंचाई। क्या आता है? सिंचाई। तो देखिए सिंचाई, सिंचाई इरिगेशन की यदि बात करें सिंचाई की तो सामान्यतः बेटा मैंने आपको जब इसकी जलवायु बताई तो आपको मैंने बताया गर्म जलवायु की फसल है। कौन सी जलवायु की है? गर्म जलवायु की। तो गर्म जलवायु की है तो पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात ये बरसाती फसल है, बरसात का सीजन रहता है इस टाइम पर। ठीक है भाई, जून लास्ट में इसकी बुआई करते हैं, जुलाई अगस्त में बरसात काफी होती है। लेकिन यदि बरसात नहीं हो तो ग्रीष्म काल में, यदि इसकी खेती कब करते हैं? ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल आपने देखा होगा आपके गांवों में भी करते हैं कई बार गर्मियों में ज्वार। ठीक है, तो ग्रीष्म काल के अंदर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी। यदि इसकी खेती कब की जाए बच्चों? ग्रीष्म काल में। कब की जाए? ग्रीष्म काल में। तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद यदि बात करें अपन अंतरा कृषि, अंतरा कृषि, इंटरकल्चर की यदि बात करें अंतरा कृषि, तो देखो बच्चों आपने बुआई कर दी ज्वार की। बुआई करने के पश्चात लगभग 15 से 20 दिन बाद खरपतवार के नियंत्रण हेतु निराई गुड़ाई। क्या करते हैं पहले तो बच्चों? निराई गुड़ाई। यदि निराई गुड़ाई संभव नहीं है, यदि शाकनाशी के द्वारा आपको नियंत्रण करना है तो कौन सा शाकनाशी रसायन यूज करते हैं बच्चों? एट्राजीन। कौन सा डालते हैं? एट्राजीन। एट्राजीन नामक शाकनाशी रसायन ये डाला जाता है। एट्राजीन की कितनी मात्रा लेते हैं बच्चों? 0.5 किलोग्राम मात्रा एक हेक्टेयर के अंदर डाली जाती है और इसको 600 लीटर पानी, देखो 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम मात्रा हो गई एट्राजीन की, उसको 600 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके अंकुरण के बाद, नहीं बुआई के बाद, सॉरी बुआई के बाद व अंकुरण से पहले इसको डाल दिया जाता है बच्चों। किसको? एट्राजीन को। देखो बच्चों मैंने आपको स्टेज बताई थी शाकनाशी रसायनों की खरपतवार वाले चैप्टर के अंदर। बुआई से पहले, बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पहले, थर्ड था बुआई के बाद और अंकुरण के बाद। ठीक है ना, तो ये स्टेज होती है। एट्राजीन का पूछा हुआ है, मक्का में भी एट्राजीन का यूज करते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेट में, एट्राजीन नामक शाकनाशी रसायन का उपयोग कौन सी अवस्था पर करते हैं? तो बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अपन आगे की ओर चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पादप संरक्षण। देखिए बच्चों नेक्स्ट पादप संरक्षण, मैं आपको बता चुका था पादप संरक्षण क्या होता है। पौधों को कीटों व रोगों से बचाना, कीटों व रोगों से बचाना पादप संरक्षण कहलाता है। तो कीटों की यदि बात की जाए तो 2 कीट लगते हैं बच्चों इसके अंदर। एक तो लगता है तना मक्खी, कौन सा लगता है? तना मक्खी। दूसरा लगता है बच्चों तना छेदक, कौन सा लगता है? तना छेदक। तो देखो तना मक्खी और तना छेदक ये दोनों कीट हैं।
तना मक्खी तो क्या करेगी, तने के स्टेम के ऊपर बैठ जाए। तना मक्खी या तना छेदक इसी का दूसरा नाम है तना छेदक। ये क्या करेंगे, तने के अंदर छेद करके तने को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसके नियंत्रण हेतु बुआई के समय फोरेट 10% चूर्ण 10% चूर्ण डाला जाता है। इसकी 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देनी चाहिए। तना मक्खी या तना छेदक जो कीट है उसके नियंत्रण हेतु फोरेट 10% जो चूर्ण रहता है, जो पाउडर रहता है, उसको 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। कब, बुआई के समय। कब डालना चाहिए बच्चों, बुआई के समय डाल देते हैं। ज्वार के अंदर क्या होता है बच्चों, फफूंद फंगस के द्वारा कई प्रकार की डिजीज उत्पन्न हो जाती है। उनके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं बच्चों, कवकनाशी रसायन। कौन सा रसायन, कवकनाशी रसायन। कवकनाशी रसायन भी कौन सा, मैनकोजेब। जैसे कौन सा है, मैनकोजेब। कवकनाशी रसायन मैनकोजेब का 0.2%, कितना, 0.2% घोल बना करके इसका छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद कटाई की यदि बात करें तो देखिए बच्चों, जो दाने के लिए जिसकी खेती की जाती है, दाने के लिए तो सीधी सी बात है, जब दाना पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। चारे वाली के लिए यदि बात करें चारे वाली फसलों की यदि बात करें, चारे के लिए यदि इसकी खेती की है आप लोगों ने तो 50 से 55 दिन के बाद प्रथम कटाई कर देनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 30 दिन के अंतराल पर कटाई करते रहते हैं। उसके बाद मंडाई की यदि बात करें तो जब दानों में नमी की मात्रा घट करके कितनी रह जाए, 25%। नमी कितनी रह जाए बच्चों, 25% नमी रह जाए तो थ्रेसर की सहायता से इसकी मंडाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद देखो उपज, यील्ड की यदि बात करें तो देसी किस्मों के द्वारा दाना जो प्राप्त होता है वो होता है बच्चों 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जबकि कड़वी जो प्राप्त होती है, सूखा चारा रहता है उसको कड़वी कहते हैं, ठीक है ना। कड़वी जो प्राप्त होती है वो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। उन्नत व संकर किस्मों की यदि बात करें तो उन्नत व संकर किस्मों के द्वारा दाना जो प्राप्त होता है, दाना तो होता है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और कड़वी कितनी प्राप्त होती है बच्चों, 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये थी ज्वार। उसके बाद देखिए आप लोग जेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए पिछले पेपरों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चंस। पहला, ज्वार का उत्पत्ति स्थान कौन सा है बच्चों, अफ्रीका। दूसरा, HCN या घुरेन किस फसल की कच्ची पत्तियों के अंदर पाया जाता है, तो ज्वार। किसके अंदर बच्चों, ज्वार। उसके बाद प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म भी पूछ सकता है तो कौन सी आएगी बच्चों, CSH फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म तो कौन सी आएगी बच्चों, CSH9। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, रेटूनिंग क्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रख लेना बच्चों, रेटूनिंग क्या होती है। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है इसका,
अफ्रीका है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है HCN या गुरिन कौन सी फसल के अंदर निर्मित होता है या कौन सी पत्तियों में, किस फसल की पत्तियों में निर्मित होता है, तो ज्वार। उसके बाद इसकी प्रथम संकर किस्म इंपॉर्टेंट है बच्चों CSH फर्स्ट। कौन सी है? CSH फर्स्ट। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है बच्चों? CSH 9, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछी जा चुकी है। रेटोनिंग क्रॉप, रेटोनिंग क्या होता है बच्चों? एक बार ये रेटोनिंग की क्रिया होती है गन्ना व ज्वार। गन्ने व ज्वार को रेटोनिंग क्रॉप के नाम से जाना जाता है। क्रॉप क्यों कहते हैं रेटोनिंग क्रॉप? इसलिए कहते हैं बच्चों, एक बार इसकी बुआई करने के बाद काफी समय तक इसकी वापस कटाई करके इसको तैयार कर लिया जाता है, तो इसलिए इसको रेटोनिंग क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये थी बच्चों ज्वार, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे बाजरा। किसकी बात करेंगे? बाजरा। थैंक यू। आप बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाते रहो।